नमस्कार। एकलव्य हायर सेकेंडरी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में जो हाल ही में गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके लिए एकलव्य हायर अकेडमी में कक्षाओं का संचालन 25 सितंबर यानी थर्सडे से आरंभ हो रहा है। और हमारी जो एक रणनीति रहेगी इस परीक्षा के लिए, जैसे पिछले साल भी जो है हमने 1200 से अधिक लोगों को इस परीक्षा के लिए जो है कक्षाओं के माध्यम से जो है उनके लिए जो है योगदान दिया था। इस बार जो है कक्षाओं का संचालन किस स्वरूप में होगा, तो उसमें कक्षाएं दोनों पेपरों से संबंधित होंगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। साथ में उसमें वीकली टेस्ट भी होंगे, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे और करंट अफेयर की क्लास के साथ साथ में उत्तराखंड की क्लासेस, तमाम जो सिलेबस है दोनों पेपरों का वो कंप्लीट रहेगा। सेकंड पेपर जो ज़्यादा महत्व का है और 360 अंकों का है, जबकि फर्स्ट पेपर 120 अंक का है। तो द्वितीय पेपर के लिए विशेष रणनीति हमारी रहेगी और उसी में से एक यूनिट है इसकी छठवीं यूनिट है सेकंड पेपर की। और इस छठवीं यूनिट में जो है ये जो 6th यूनिट है जिसमें 20 क्वेश्चन आने हैं और टोटल 40 मार्क्स की यूनिट रहेगी। इस यूनिट के लिए हम किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे ये रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन से जुड़ी हुई यूनिट है। और किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी संस्थान के मुखिया के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि उसके संस्थान में जो संसाधन हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स के रूप में हो, चाहे वो जो है टेक्नोलॉजी रिसोर्स के रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स के रूप में हो, इन तमाम संसाधनों के बीच में अपने स्कूल की जो मूल आवश्यकता है अर्थात बेहतर अध्ययन, उसको संचालित करने के लिए एक मुखिया के पास किस प्रकार की क्षमता, किस प्रकार का आंकलन, किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन और तालमेल की आवश्यकता है, वो इस यूनिट की अंदर की विशेषता है। और निश्चित रूप से जो व्यवहारिक जीवन में एक संस्थान के मुखिया को करना होता है वही बातें इसमें हैं। साथ में इसमें कुछ वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है या फिर जो है मैनेजरियल प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग होता है। तो पहले तो हम इस यूनिट में वो भाग देख लेते हैं जो इसके अंदर हैं। जैसे इस यूनिट में जो पहला भाग है इसका मानव संसाधन प्रबंधन, उसका अर्थ और सिद्धांत। अब इसमें सबसे बड़ा महत्व क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आजकल हम देखते हैं कि लगभग सभी संस्थानों में, ये जो निजी संस्थान है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने कर्मचारियों का बेहतर उपयोग करने के लिए स्पेशली वहाँ पर जो है HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला एक सेगमेंट होता है, जिससे वो व्यक्ति की काबिलियत, उसकी क्षमता, उसका उपयोग कहाँ पर कैसे किस ढंग से करना है, वो जो है मानव संसाधन प्रबंधन है। और एक स्कूल के मुखिया के लिए भी इसी तरह की भूमिका है। उसके पास अलग अलग क्षमता वाले शिक्षक होंगे, अलग अलग क्षमता वाले कर्मचारी होंगे और साथ में जो है इनका उपयोग कैसे करना है ताकि आउटपुट मैक्सिमम आ सके, अधिकतम। और ये जो रणनीति है ये एक संस्थान के मुखिया में निश्चित रूप से होना आवश्यक है, तभी वो उपलब्ध संसाधन, यानी मांग तो कोई भी कर सकता है कि स्कूल में और टीचर चाहिए, स्कूल में और स्मार्ट बोर्ड चाहिए, स्कूल में जो है और फर्नीचर चाहिए, स्कूल में, ये तो है ही, परंतु हम तो भारत में हैं, भारत में जितनी आवश्यकता है उतना उपलब्ध नहीं है। तो नहीं है तो फिर करना क्या है, उपलब्ध संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन, अधिकतम उपयोग कैसे होगा, तो ये यूनिट उसी पर बात कर रही है।
तो पहला हिस्सा तो जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जैसे हमने कहा अलग अलग क्षमता, अलग काबिलियत वाले शिक्षकों का, कर्मचारियों का उपयोग संस्थान के मूल उद्देश्य के लिए अधिकतम ढंग से कैसे किया जा सकता है, और इसमें हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे। दूसरा हिस्सा है इसमें विद्यालय में संप्रेषण प्रबंधन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये बहुत आवश्यक हिस्सा है। किसी भी चीज का बहुत सफल होने का बड़ा कारण होता है कि उस कार्य को करने में लगी हुई टीम के बीच में कितना तालमेल है, कितना कम्युनिकेशन है, संचार। और संचार एक ऐसी प्रणाली है जिससे निर्णय लेने में, निष्कर्ष निकालने में और तालमेल बिठाने में हर चीज जो है बेहतर होती है। तो कम्युनिकेशन एक तरह की आर्ट भी कह सकते हैं हम, ये एक तरह का प्रिंसिपल भी है। जैसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन में जैसे टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में वो संचार है। तो वहाँ पर एक जो है सेंडर का काम कर रहा है, यानी प्रेषक, बीच में एक माध्यम है, चैनल, किस माध्यम से जाना है। तीसरा उसमें जो है जो मैसेज है वो इनकोड करना, फिर उसको डिकोड करना, और लास्ट में रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, और फिर प्राप्तकर्ता से वापस फीडबैक। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्कूल के अंदर शिक्षण कार्य अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रबंधकीय कार्य अच्छे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर जो नवाचार है या फिर जो आज की आवश्यकताओं के अनुसार टेक्नोलॉजी है या फिर जो है वित्त से संबंधित कोई विषय है, इन तमाम चीज़ों का बेहतर समन्वय कम्युनिकेशन से होना है। तो एक संस्थान के अंदर संचार बहुत आवश्यक चीज होती है। इतना बड़ा देश भारत जिसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये एक बंधा हुआ है, एक पूरा एक यूनिट बनी हुई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये एक जगह इनका हेडक्वार्टर और पूरी दुनिया में जो है अपना काम चला रहे हैं कम्युनिकेशन। और एक छोटे से सिस्टम में अगर गड़बड़ी होती है, परिणाम अच्छा नहीं आता है, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक स्कूल के अंदर अगर अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, सब लोग पूरी क्षमता से काम नहीं दे रहे हैं, अपना योगदान, अपनी भूमिका वैसी नहीं निभा रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक मुखिया के पास वो क्षमता, तो ये कम्युनिकेशन विद्यालय में संप्रेषण अति आवश्यक है। तीसरा भाग है इसमें प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं। बाधाएं क्या होती हैं? बैरियर कम्युनिकेशन में। अब जैसे कम्युनिकेशन में लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है कि बोलने वाला अंग्रेजी बोल रहा है, जानने वाला हिंदी जानता है, तो ये एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। या फिर जो है शोरगुल हो रहा है और बात पूरी पहुंच ही नहीं पा रही है, या फिर जो है मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, जो अर्थ है, समझ है, वो अलग अलग हो रही है। यानी भिन्न भिन्न संस्कृति वाले लोगों के बीच में तालमेल होने में टाइम लगता है क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है। या फिर जो है पृष्ठभूमि, कौन किस पृष्ठभूमि से आया है और जिससे वो बातचीत कर रहा है, जिससे पढ़ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि। इस सारे बैरियर को, इन तमाम बाधाओं को मैनेज करने का काम प्रधानाचार्य का होता है। और इसलिए एक संस्थान के मुखिया जो ये समझ सकता है कि मेरे संस्थान में बाधाएं क्या हो सकती हैं जो बेहतर शिक्षा, बेहतर कार्यों में बाधा पैदा करता है, तो वो इस तरह की चीजें इसके अंदर आएंगी। बैरियर क्या होते हैं? इसके अलावा अगली यूनिट है भौतिक एवं संरचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन। किसी भी कार्य को करना है तो उसके लिए एक ढांचा चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक क्लासरूम चाहिए, एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, डिजिटल चीज़ें चाहिए, चौक चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उनका प्रबंधन, अगर हम ये कह रहे हैं कि सरकार से पैसा ही नहीं आया, जो है नहीं हुआ, तो रिसोर्स मैनेजमेंट यही प्रधानाचार्य की भूमिका के अंदर रहता है। और लास्ट है विद्यालय में संसाधन प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका। एग्जैक्ट सीधा क्या रोल है प्रधानाचार्य के इन विद्यालय को बेहतर ढंग से संचालित करने में। तो हम ये समझ रहे हैं
कि इस यूनिट के अंदर हमारे पास वो वाली क्वेश्चंस रहने हैं जिससे एक प्रधानाचार्य की उन क्षमताओं का आंकलन हो सके जिससे एक संस्थान को बेहतर और बखूबी और सिर्फ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते भी संचालित कर सकता है, या फिर खुद अपनी क्षमता से संस्थान के लिए ऐसे रिसोर्स को जनरेट कर सकता है जो उस संस्थान को उसके मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हो। तो इस तरह का जो है इसके अंदर हमारा भाग रहेगा। अब हम आते हैं इसमें पहले सेगमेंट्स में। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संसाधन प्रबंधन के, रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो किस चीज़ का प्रबंधन करना है? अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन में जो है उसने दे दिया कि जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, या फिर फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, ऐसा कोई से भी पॉइंट्स। तो यहाँ पर संसाधन क्या है एक स्कूल के लिए? वह उसके जो शिक्षक हैं, या फिर उसके पास जो वित्तीय चीज़ें हैं, या उसके पास जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, क्लासरूम है, लैब है, क्रिकेट ग्राउंड है, खेल ग्राउंड है, या बाकी जो सामान है, इस तमाम तरह की चीज़ें, और सूचनात्मक जो इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं, ये तमाम एक स्कूल के संसाधनों के रूप में है। इन तमाम संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मिनिमम वेस्टेज, यही प्रबंधन है। तो इस प्रबंधन का पर्पस क्या है? बेहतर प्रबंधन अगर होता है तो निश्चित रूप से उचित परिणाम हासिल होंगे। जैसे हम कई बार उदाहरण सुनते हैं कि फलाने खिलाड़ी ने न्यूनतम सुविधाओं पर काम करके, मेहनत करके अधिकतम सफलता अर्जित कर दी है। अर्थात यही जो है प्रबंधन, यही मुखिया की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जितने संसाधन हैं उससे सर्वोत्तम परिणाम हासिल कर सके। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक जो है बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो उचित परिणाम अगर हासिल करने हैं, और हम ये कह रहे हैं कि प्रभावी शिक्षण अगर हम चाह रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग अगर हम एक स्कूल के अंदर चाह रहे हैं, या मुखिया चाह रहे हैं कि स्कूल के अंदर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से हो, और इस साल जो है हम राज्य में सबसे अधिक छात्रों को सफल करने वाले स्कूल के रूप में स्थापित हों, या फिर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय के रूप में जो है जाने जाएं, या फिर बहुमुखी प्रतिभा के विद्यार्थी उत्पन्न करने वाले स्कूल के रूप में स्थापित हो जाएं, तो निश्चित रूप से तमाम चीज़ें बेहतर प्रबंधन से नहीं होंगी। तो प्रभावी शिक्षण, ये जब सारी मैनेजमेंट होता है तो इससे क्या होती है, जो सीखने का कार्य है उस संस्थान में वो बेहतर हो जाता है। अर्थात सीखने को सुनिश्चित अगर करना है तो प्रभावी शिक्षण चाहिए, और प्रभावी शिक्षण अगर करना है तो मानव तमाम तरह के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है। तो यहाँ पर एक चेन है जो हम देखते हैं, और इसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था। अब अगर एक स्कूल के अंदर जो है कुल मिला के 6 ही शिक्षक हैं और कक्षाएं भी 6 हैं, तो ये प्रबंधन करना पड़ेगा जब तक अगला शिक्षक नहीं आता है, किसी विषय का नहीं आता है, या फिर किसी निश्चित काम को करने वाले कर्मचारी नहीं आता है। तो यही एक मैनेजरियल वर्क है, हाउ टू हैंडल द होल सिचुएशंस एंड डू इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो शिक्षक की व्यवस्था, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी रिक्रूटमेंट होगा तब तक क्या होगा, वो प्रबंधन ही करना है। संसाधनों की व्यवस्था, समय प्रबंधन, तालमेल प्रबंधन, योग्यता का अधिकतम उपयोग करना, ये तमाम चीज़ें हैं। जैसे कई सारे स्कूल होते हैं वो अपने विद्यार्थियों के लिए विशेष तरह की रणनीति अपनाते हैं। रणनीति का आधार निश्चित रूप से जो है, जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत करने पर एक अधिकतम परिणाम की उपलब्धि हो सकती है, और यही चीज जो है यहाँ पर प्रबंधन के रूप में हम समझ रहे हैं। अब जब मैनेजमेंट होना है तो इस मैनेजमेंट के लिए जो है कुछ घटक प्रमुख होते हैं जिनको हम कहते हैं संसाधन प्रबंधन के घटक।
फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये कौन से घटक हैं? इन घटकों में हम जैसे देख रहे हैं मानव संसाधन प्रबंधन। अब मानव संसाधन प्रबंधन जैसे हम पीछे से बात करके आ रहे हैं कि जो पोटेंशियल होता है, जो काबिलियत होती है, जो योग्यता होती है, जो विशेषता होती है, वो व्यक्ति विशेष होती है, यानी अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई जो है किसी चीज़ का संचालन करने में बहुत अच्छा है, कोई जो है किसी विषय का मास्टर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल पे है, कोई जो है स्पोर्ट्स गतिविधियों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता है, कोई जो है मोटिवेशनल लेक्चरर दे सकता है। तो ये तमाम जो क्षमताएं वाले व्यक्ति हैं वो उनका बेहतर उपयोग करना एक मुखिया के हाथ में, एक प्रधानाचार्य के हाथ में। हमने काफ़ी साल पहले लगान फिल्म देखी थी, और लगान फिल्म आमिर खान की फिल्म है जिसको जो है भारत से जो है ऑस्कर मूवी के लिए नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था और नॉमिनेट भी हुई थी, हालांकि उसको फाइनल जो है अवार्ड नहीं मिला। बट उस लगान फिल्म के अंदर एक बहुत बेहतर चीज़ दिखाई गई है कि हाउ टू यूज द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड, जो हमारी ज़रूरत है। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं, और जो हकीकत घटना पर जो फिल्म बनी हुई है, चंपारण बिहार की घटना जो अंग्रेजों के समय की घटना है और वास्तविक है, तो उसमें किसी के पास हथौड़ा बार बार चला करके या फिर लोहार का काम करने से उसकी एक क्षमता विकसित हो गई है, किसी में किसी दूसरी तरह की क्षमता है। तो यही रिसोर्स मैनेजमेंट की विशेषता है। एक संस्थान में अलग अलग क्षमता वाले लोग होते हैं और उनका उपयोग संस्थान की बेहतरी के लिए अगर किया जा सकता है तो ये प्रधानाचार्य की भूमिका है। तो ये मानव संसाधन का प्रबंधन करना है। फिर प्रश्न चाहे वो किसी भी स्वरूप में पूछ ले। दूसरा घटक क्या है? योग्य कर्मचारियों की भर्ती, चयन और प्रतिधारण। अब ये कुछ कार्य तो जो है एक एजेंसी के माध्यम से, रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, फिर उसके अंदर आते हैं, परंतु कई बार इस तरह का अवसर जो है संस्थान के मुखिया के पास रहता है और तब वो इसके लिए रणनीति अपना सकता है कि किस तरह से जो है बेहतर, काबिल, योग्य हम आने वाले समय में शायद और ज़्यादा स्वायत्ता मिलेगी संस्थानों के मुखिया को, ताकि वो अपने पूरा विवेक और क्षमता का उपयोग कर सकें। हम टेस्ला कंपनी सुनते हैं, अमेरिका में टेस्ला कंपनी एलन मस्क की, और उसमें कहा जाता है कि जो है वो कर्मचारियों को लेते समय ये नहीं देखते हैं कि इसके पास डिग्री क्या है, बल्कि ये देखते हैं कि इस कर्मचारी के पास क्षमता क्या है उस काम की जिसके लिए हम इसे ले रहे हैं। ये जो आज हम देख रहे हैं कि एक काबिल, सक्षम, योग्य व्यक्ति कौन सी क्षमता वाला हो सकता है, तो कोई भी संस्थान चाहेगा, उसका मुखिया चाहेगा कि हम अधिकतम क्षमतावान व्यक्ति को ले सकें, और क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ये योग्य कर्मचारियों की भर्ती, चयन और उनके अंदर प्रतिधारण क्षमता क्या है। तीसरा घटक क्या है? व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब इसमें क्या है, जब एक बार हम कर्मचारी को ले लेते हैं तो उसे शार्प करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए समय समय पर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम्स होते हैं, ब्रिज कोर्स होते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें चलती हैं। ये कार्यक्रम चाहे वो ISPCS अधिकारी हैं, उनका भी जो है इसी प्रकार का रेफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, और वो ट्रेनिंग सेंटरों में जाते हैं जहाँ नई चीज़ों से उन्हें अवगत कराया जाता है, अपडेट कराया जाता है। ऐसा ही शिक्षकों की तो और ज़्यादा आवश्यकता है, और होते भी हैं शिक्षा विभाग में समय समय पर ट्रेनिंग। अब ये चीज़ जो है प्रधानाचार्य की भूमिका में रहता है कि वो कर्मचारी को किस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए जो है भेज रहा है और वो क्या आंकलन कर रहा है, ताकि जो है बेहतर उपयोग जो है उस प्रशिक्षण का वापस आने के बाद अपने संस्थान के लिए वो कर सके। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ है, ये भी जो है एक प्रकार का जो है घटक है, और ये एक तो सोच करके, प्लान करके, अवलोकन करके निर्णय लेना हुआ, और एक हुआ भाई कौन जाने वाला है, तुम जाना तो तुम जा लो, तुम जाना तुम। परंतु एक विवेकशील मुखिया निश्चित रूप से प्लानिंग करेगा, फिर डिसाइड करेगा, क्योंकि उसे पता है बेस्ट क्षमताओं को कैसे बढ़ाना है। अगला घटक इसमें प्रदर्शन मूल्यांकन
और फीडबैक प्रणाली। अब क्या है, जो संस्थान संचालित हो रहा है उस संस्थान में ये देखना जरूरी है कि जितने कार्यक्रम, जितनी योजनाएं, जितनी नीतियां चल रही हैं वो वास्तव में परिणाम उन्मुखी की तरफ जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, अर्थात रिजल्ट्स ओरिएंटेड बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो उसके लिए निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या होगा, सटीक तरीका क्या होगा, तो इवैल्यूएशन मेथड, मूल्यांकन प्रणाली बड़ा मायना रखती है। अगर हम वास्तव में रियल कमी को पकड़ना चाहते हैं तो निर्भर करेगा ये मूल्यांकन कैसा है। नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कहा जा रहा है कि मूल्यांकन प्रणालियों में बदलाव किया जाए। पूरे सिर्फ साल के एंड में एक परीक्षा देने पर बच्चे का मूल्यांकन न हो, बल्कि पूरे साल भर उसकी गतिविधियों का आकलन करके मूल्यांकन हो, जिसमें यह भी देखा जाए कि वो एक्टिव कितना रहता है, स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट करता है, कल्चरल चीज़ों में कितना पार्टिसिपेट करता है, डिबेट में कितना बोलता है, अंक कितना लाता है, सिंसियर कितना है, रेगुलर कितना है, तमाम बातें। डेफिनेटली एक मुखिया जब अपने संस्थान में प्रगति रिपोर्ट का आकलन करना चाहेगा तो वो चीज़ें मायना रखती हैं कि उन्होंने किस तरह से मूल्यांकन किया है और किस तरह से जो है फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, यानी जो चीज़ जैसे एक कक्षा में पढ़ाया गया है और पढ़ाने के बाद ये आकलन करना है कि जो पढ़ाया गया है वो वाकई में बच्चों को समझ में आया नहीं आया, या उन्होंने उससे क्या सीखा, या उससे उनमें क्या रचनात्मकता आई। तो ये फीडबैक से ही पता लगेगा, प्रतिक्रिया। और वो फीडबैक का तरीका क्या है, हम किस तरीके से ये जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। अब वो जांचने परखने के जो सामान्य हमारे तरीके हैं, टेस्ट करा लो या वैसे मौखिक पूछ लो, बट इसके अलावा एक प्रधानाचार्य अभिनव तरीका का भी इस्तेमाल कर सकता है कि हाँ इससे जो है और बेहतर आ सकता है। तो ये जो तरीके होते हैं, जैसे हम मूल्यांकन कई ढंग, जैसे सर्वे होता है, इंटरव्यू होता है, या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल होते हैं, या कई तरह की जो है चीज़ें इसमें होती हैं। और जब ये चीज़ें फीडबैक का पूरा वास्तविक रिजल्ट्स नहीं आता है तो फिर क्राइसिस भी पैदा होते हैं। जैसे कई सारे संस्थानों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। अब अगर हम इसी संस्थान की जगह बड़े देश को लें तो बड़े देश में जैसे अभी नेपाल में क्राइसिस हो गया, अब नेपाल में क्राइसिस हो गया, पूरी सरकार उलट गई। उससे पहले बांग्लादेश में हो गया, पूरी सरकार पलट गई। ऐसी बातें भारत के भी अंदर कर रहे हैं। तो सरकार भी यही चीज़ें करती होंगी बड़े स्केल पे कि फीडबैक लिया जाए, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ऐसा ही सिद्धांत एक छोटे से संस्थान के लिए अप्लाई कर दें, वहाँ पर भी इस चीज़ का मायना रखता है, ताकि जो है सब कुछ बेहतर चले और कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही तो समय रहते उसका निदान कर लिया जाए। तो ये है। चौथा है कर्मचारी कल्याण और प्रेरणा। एक संस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, भूमिका निश्चित रूप से उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, और जब तक उनका सर्वोत्तम सहयोग, उनका पूर्ण समर्पण कार्य के लिए नहीं मिल रहा है, तब तक जो है वो सर्वोत्तम रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो निश्चित रूप से ये तभी होगा जब उनको उन कर्मचारियों को जो है ऐसी चीज़ें, सैलरी हो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, परंतु जो एक प्रधानाचार्य के हाथ में हो सकता है वो क्या है, जैसे प्रशंसा होती है, या फिर शिक्षकों का नाम आगे किसी निश्चित प्रकार के सम्मान के लिए प्रेषित करना होता है, या उन्हें प्रेरित करना होता है, या अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम हो सकते हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अधिकतम मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है। और निश्चित रूप से जब काम की प्रशंसा होती है, उसके कार्यों की प्रशंसा होती है, तो वो और ज़्यादा मनोबल से और ज़्यादा क्षमता से काम करने के लिए तैयार रहता है। तो हम इनको घटक बोल सकते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो प्रबंधन के कार्यों को बेहतर होने में और या फिर बेहतर न होने के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस ये रहेगा कि जब रिसोर्स मैनेजमेंट होना होता है तो किन चीज़ों का ध्यान एक मुखिया को रखना चाहिए ताकि उस संस्थान का प्रबंधन
बेहतर ढंग से हो जाए। तो ये इसके घटक इस तरह से आएंगे। अब इसी तरह से प्रबंधन में आएगा अगला वित्तीय संसाधन प्रबंधन, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा महत्व का है। घर से लेकर के देश तक को अच्छा चलाने के लिए जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे प्रमुख कार्य होता है। और ये प्रगति की वो फाउंडेशन है जिससे जो है अस्थायी रूप से जो है सफलता हासिल की जा सकती है। तो एक संस्थान को बेहतर ढंग से चलाना है, एक देश को अच्छे ढंग से संचालित होना है, एक परिवार को बेहतर ढंग से आगे बढ़ना है, तो वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्व का है। यानी जितनी इनकम है, जितने संसाधन हैं, जितने उपलब्ध चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और अगर पूरा होने के लिए नहीं है तो वही प्रबंधन है, वही मैनेजमेंट है कि करना है। तो वित्तीय प्रबंधन में क्या होता है, जैसे स्कूल के लिए अलग अलग क्रियाकलापों के लिए बजट बनता है और फिर उसका एलोकेशन होता है कि कितना बजट किस कार्य के लिए होना है। और इसमें तालमेल का होना, जरूरतों को ध्यान में रखा जाना, मूल आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। तो प्रश्न के रूप में इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि एक संस्थान को संचालित करने के लिए बजट निर्माण के समय किन किन चीज़ों को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए ताकि संस्थान अपने मूल उद्देश्य को हासिल कर सके। तो ये जैसे संस्थान में कई सारी गतिविधियां होनी है, लैब में काम भी आना है, साथ में जो है समावेशी शिक्षा के लिए कुछ निर्माण कार्य होना है, खेल गतिविधि के लिए फील्ड का भी बनाया जाना है, कुछ बच्चों को जो है कल्चरल प्रोग्राम के लिए कहीं भेजना भी है। अब इन तमाम कार्यों के बीच में पैसा, वित्त की समस्या है और तब जो है निर्धारित करना है तो अलॉट। तो जैसे हमारी सरकार बजट बनाती है और बजट में ऐसा नहीं होता कि सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसा पैसा उपलब्ध हो, बल्कि प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, चाहे वो देश हो चाहे वो परिवार हो। हर किसी समूह को अपनी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस, प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती है कि अभी मेरे संस्थान के लिए पहली जरूरत क्या है, जो पहला होना चाहिए। तो उसी तरह की जो है उसमें चीज़ें दी जाएंगी कि इन तमाम चीज़ों में से प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो सरकार भी बनाती है ऐसा बजट, राज्य भी बनाता है, अन्य संगठन भी बनाते हैं, और उसी प्रकार की भूमिका एक स्कूल के लिए भी है। तो बजट निर्माण आवश्यक है, ये एक प्रक्रिया होती है कि हम जब बजट बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि बना दिया, बल्कि उस पे पहले जो है बजट को चर्चा की जाएगी क्या क्या आवश्यकता है। फिर उसके अंदर जो है अलग बजट में जो है ये देखा जाएगा कि इसको बांटना कैसा है, साथ में जो है आपूर्ति कैसे कैसे होनी है, और साथ में ये देखा जाए कि ये सारा जो बजट बनाएगी इसके लिए हमारे पास धन है या नहीं है। यानी जैसे सरकार भी बनाती है कि इन तमाम पहलुओं को देखती है, तो वही चीज़ एक संस्थान के लिए भी है, धन उगाना और वित्तीय स्थिरता। अब संस्थान के मुखिया, ये एक मुखिया के लिए जो है धन उगाने का मतलब क्या है यहाँ पे, एक तो धन वह है जो सरकार से आना ही आना है, बट उसकी सीमा है। परंतु एक संस्थान का मुखिया कई अन्य तरीकों से अपने संस्थान के लिए धन उगा सकता है। आज की डेट में ऐसे 50 ऑप्शन है। वो जहाँ पर वो स्कूल चल रहा है उसके इर्द गिर्द में कई सारे स्कूल, गांव हैं, लोग हैं, कुछ सक्षम लोग भी हैं। वो सक्षम लोगों के माध्यम से उस स्कूल के लिए कोई किसी से आरओ की व्यवस्था करवा सकता है, किसी से जो है कुछ फर्नीचर की व्यवस्था करवा सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं पर टूटा हुआ है कुछ कंट्रीब्यूशन करवा सकता है, कभी खुद भी पूरे समूह के माध्यम से करवा सकता है, या फिर जो ये हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या सरकारी संस्थान होते हैं तो CSR फंड होता है उनके पास, तो वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ONGC बहुत सारे स्कूलों को जो है फर्नीचर देता है, किसी को स्मार्ट बोर्ड देता है, या फिर हंस फाउंडेशन उत्तराखंड की बात करेंगे वो ऐसा कर देता है, ONGC कर देता है। तो ये संस्थान के मुखिया की दौड़ भाग पर निर्भर है या उसकी प्लानिंग पर निर्भर है कि वो अपने संस्थान के लिए कितना अतिरिक्त धन खुद अपनी बलबूते इकट्ठा कर सकता है। तो ये जो है धन उगाने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या कोशिश हो सकती है, लागत नियंत्रण और वित्तीय जवाबदेही। अब लागत नियंत्रण क्या है, जो पैसा इकट्ठा हो गया है उस पैसे को खर्च करना और वो भी जो है बेस्ट लाना और मिनिमम खर्च करना। तो
तो दोनों चीज़ों को जो है बैलेंस करना। तो लागत फर्नीचर खर्च लिया जा रहा है, तो उसके लिए जो है क्या पूरा आंकलन किया है, सर्वे किया है, रिसर्च किया है कि बेस्ट और चीफ कैसे मिलेगा। हमारी सरकारें भी ऐसा ही करती हैं, टेंडर देती हैं तो सबसे कम टेंडर में कौन करेगा और बढ़िया क्वालिटी कौन देगा, टेंडर उसको दे दिया जाता है। या फिर खरीदारी होती है तो पूरा आंकलन किया जाता है। जहां गड़बड़ी होते हैं वहां के लिए जो है ऑडिटिंग की व्यवस्था भी है, ऑडिट, ताकि जो है गड़बड़ी पकड़ी जाए कि बाजार में इतने की चीज़ थी, इतने में क्यों मिली, और कई सार पकड़े भी जाते हैं। और जब ये खर्चे वगैरह का जैसे हम देखते हैं उदाहरणों के रूप में याद करने के लिए, जैसे 1971 का वॉर हुआ था और पाकिस्तान को भारत ने पराजित किया था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस दौर में जो है फील्ड मार्शल मानिक शाह के विषय में जो है ये बातें आती है कि उन्हें पता था कि हमारी सेना का कम से कम जो है नुकसान होना चाहिए, सफलता भी अर्जित होनी चाहिए, संसाधन हमारे पास कितने हैं, और उसको देख करके उन्होंने जो है युद्ध की डेट और बाकी चीज़ों को निर्धारित किया था, जबकि सरकार कुछ और चाह रही थी। एक संस्थान का मुखिया अपने संस्थान की आवश्यकताओं को ज़्यादा बेहतर समझता है और सरकार उसको इसके लिए जो छूट देती भी कि वो अपने ढंग से संस्थान को संचालित करे। वित्तीय लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग, अब जब खर्चा हो गया तो खर्चा हो गया तो उसका ऑडिट रिपोर्ट रखना, उसकी ऑडिटिंग कराना ताकि कहीं गलती ना हो, अकाउंटिंग कराना, उसका विश्लेषण करना, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, सरकार को भेजना, कंसर्न जो है डिपार्टमेंट को जो है भेजना, ताकि हर चीज़ अपडेट रहे। अगर यहाँ से डिले हुई तो अगले वाले निर्णयों में, अगले वाले पैसे में और दिक्कत आएगी, और ये भी एक कमी मानी जाएगी एक संस्थान के मुखिया की। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करते समय एक संस्थान के मुखिया को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का इसमें आएगा। तो ये ऐसे पहलू हैं जो इस 6वीं यूनिट में आएंगे। इसी तरह से भौतिक संसाधनों का प्रबंधन वाला विषय रहेगा इसमें, इसी तरह से सूचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन की बातें आएंगी, और इसी तरह से इसमें वैज्ञानिक चीज़ें फिर इसके बाद शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम सिद्धांतों की बात करेंगे या फिर प्रबंधन की बात करेंगे। जैसे हम जो है टेलर के सिद्धांतों को बात करेंगे, हेनरी फ्यूल के सिद्धांतों की बात करें, ऐसे सिद्धांत हैं जो विज्ञान के सिद्धांत हैं और इस्तेमाल यहाँ पर भी होते हैं। तो ये कोशिश इस तरह से हम कक्षाओं का संचालन करेंगे। तो तमाम लोग जो प्रधानाचार्य पदों के लिए जो है एकलव्य IAS अकेडमी के साथ में जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। 25 सितंबर शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कक्षाओं का संचालन होना है। ऐप के अंदर होना है, ऑनलाइन रहना है और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहनी है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें वो इसमें जुड़ सकते हैं और तैयारी को धार दे करके एक अच्छा परिणाम हासिल करने का कार्य करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।